जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो जिन साथियों का फौज की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, रिटन परीक्षा क्लियर हुई है, वो साथी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बड़े खुशी उन्हें हुई होगी। उनकी सपना जो पूरा हुआ है, उनकी मेहनत जो साकार हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, चाहे उनका फेज़ 1 में फिजिकल हो या सेकंड फेज़ में फिजिकल हो, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ उन साथियों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आज मैं उन्हीं साथियों के लिए स्पेशली यहाँ आया हूँ। तो जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है, मैंने आप सभी के लिए सारी वीडियोस बना दी हैं, क्या कागज़ लेके जाने हैं, हर एक बात को बहुत बारीकी से समझा दिया है। आपने अगर कोई वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप सभी के डाउट बहुत सारे हो सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं करूँगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना दी गई हैं और बाकी सब भी बना रहे हैं। आज का मेरा पूरा ये वीडियो समर्पित रहेगा उन साथियों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे तो एक दिन से समय नहीं मिला। मेरा ध्यान जितना सबसे पहले सेलेक्टेड साथियों पर होता है, उससे कहीं ज़्यादा उन पर भी होता है जो मेरे साथी रह गए हैं इस परीक्षा से। मतलब देखिए, मैं कहता हूँ कि यार, सेलेक्ट ना होने का जो दर्द है, ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है और इसे वो समझ सकता है जिसने बहुत सारी असफलताएं झेली हों। मेरे दोस्त, मेरा संघर्ष तैयारी को लेकर पूरे 6 वर्षों का संघर्ष था। आज मैं जिस सरकारी नौकरी पर हूँ, ऐसी ही नौकरी के लिए मैंने तैयारी पूरे 6 वर्ष की, और आप समझ सकते हैं कि 6 वर्षों में कितने उतराव चढ़ाव मुझे देखने पड़े होंगे। कैसी समस्याएं एक उस साथी के साथ आती हैं जो किसान परिवार से संबंध रखता है या मध्यम से नीचे परिवार से संबंध रखता है। मैं उन समस्याओं को क्यों समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी ही स्थिति से निकला हुआ हूँ, एक ऐसे ही परिवार से निकला हुआ हूँ। एक साथी जो बहुत सपने देखता है, बहुत मेहनत करता है। जब मैं तैयारी करता था, मुझे आज भी वो दिन याद हैं, एक जोश जुनून के साथ कि भाई ये भर्ती आ रही है। बहुत शौक से मैं फॉर्म भरता था, ऐसे उत्साह होता था, ऐसा लगता था कि इस भर्ती में तो मैं पक्का सिलेक्शन ले ही लूंगा। लेकिन जब उस भर्ती में मैं रह जाया करता था, चाहे कारण जो भी हो, चाहे शुरुआत में गलतियां सबसे होती हैं जब तैयारी के आप ट्रैक पर होते हो, चाहे मेरी लापरवाही रही हो या मैं एक आधा नंबर से रहा हूं, एक आधा नंबर से रहने वालों की लापरवाही नहीं होती है। तो बहुत दर्द होता था, बस सिवाय अकेले किसी कोने में बैठकर रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। किससे कहोगे इन बातों को कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? कौन सुनने बैठा है कि किस वजह से नहीं हुआ? कुछ अगर रीजन भी है ना, कुछ कारण भी हैं, जेन्युइन कारण भी हैं, तो मेरे भाई कोई भी नहीं सुनता। तुम्हारे मुंह पे तो कह देंगे कि हाँ अच्छा यार, नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। आगे चल के सब यही कहते हैं, अरे यार इसने पढ़ाई नहीं की होगी, मेहनत नहीं की होगी, और अब देख कैसे बहाने दे रहा है। तो कोई नहीं सुनता है उनकी, कोई उनका दर्द नहीं समझ सकता है। और मेरे भाई देखो, मैं भी अपने शब्दों से उस दर्द को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल महसूस करने वाली चीज़ है, केवल वो फील करने वाली चीज़ है। एक बार बताओ कि हाँ, ऐसी ही अभी परेशानियों से कौन कौन गुजर रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रॉमा। ठीक से आ गई होगी। हम लोअर मिडिल फैमिली से हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है बताओ? हम एक बार हार गए, हारे नहीं, एक बार फेल हो गए, यानी कि हमें एक ठोकर लगी, हम गिरे। तो मुझे बताओ कि हमारे पास दोबारा से उठकर चलने के अलावा कोई ऑप्शन है? बताओ, क्या मेरे पास इस कलम के अलावा कोई ऑप्शन है? तुम बता दो। भाई जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, तो चलो उनके पिताजी माताजी कह देंगे तेरा मन नहीं है पढ़ाई में, नहीं मन करता तो तू बिजनेस कर ले। क्या तुम्हारे पास वो ऑप्शन है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरी और तुम्हारी जो बैकग्राउंड होती है, जिस पृष्ठभूमि से हम आए हैं, उसमें शायद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम दोबारा से कलम को उठाएं। देखो, मैं समझ सकता हूं, कुछ भी मन नहीं करता, ना खाना अच्छा लगता, ना किसी से बातें करनी अच्छी लगती, किताबों के पास जाने में तो और वो दर्द 2 गुना होता है, उसके लिए तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन भाई, हमारे पास विकल्प भी कुछ नहीं है। अभी तुम 15-20 दिन, 25 दिन परेशान हो होकर अकेले में रो कर गुजारो, या तब अपनी स्थिति को समझो और तब कलम उठाओ,
या अभी अपनी स्थिति को समझो और फिर आप तब कलम उठा लो। भाई किसके फिजिकल कब होने हैं, जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में मत पूछो। ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए लेकर आया हूं जो साथी बहुत परेशान हैं। मेरे पास रात के 10-10 बजे कॉल आ रही हैं यार, विश्वास मानना। एक बच्चे ने कल रात कॉल की, तब मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाया, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था बीच में। उसका कहना था कि भैया बहुत ताने मिल रहे हैं घर से, मैं उस वर्ड का नाम भी नहीं ले सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी समाप्त करने जा रहा हूँ। यार मेरी रूह कांप गई, मैं दहल गया एकदम से। उसने एक्सेप्ट भी किया कि भाई मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, मेरी गलती ये है। मैंने उसको बताया कि देख मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज़ होती है तुम अपनी गलती पहचान लो। जिस इंसान ने अपनी गलती पहचान ली ना, वो कुछ भी कर लेगा। समस्या उसके साथ है जिसने गलती ही नहीं पहचानी। और किसी भी चीज में सफल ना होने की कुछ ना कुछ तो गलतियां होती ही हैं। मैं उन साथियों की बात नहीं कर रहा हूं जो 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से रह गए हैं या आगे भी रह जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये मत समझना यार ये मास्टर क्या कह रहा है। अगर तुम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबरों से रहे हो तो अच्छा है कि तुम अभी रह गए, क्योंकि तुम फाइनल में भी बाहर ही होते। और ये दुख 4 गुना बढ़ जाता जब तुम उस रणभूमि के रण को जीत लेते जिसका नाम फिजिकल है, और उसके बाद फाइनल में बाहर होते। अभी तो मुझे उनको भी संभालना पड़ेगा जो मेरिट से 1-1 नंबर ज्यादा लेके कुल बैठे हैं और जोश में तैयारी कर रहे हैं, जुनून में तैयारी कर रहे हैं, और फाइनल के दिन उनका दिल तो तुमसे भी ज्यादा टूटा होता है और वो मुझसे कहते हैं भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका दर्द तुम्हारे दर्द से 2 गुना होता है मेरे भाई। और देखो, क्या आप मेरी बात सभी मानते हो? एक बात बताओ तुम सभी, मुझे ईमानदारी से बताना, मैं तो तुम्हारे अपने परिवार का सदस्य हूं, बड़े भाई जैसा हूं, कि हर एक असफलता के पीछे कुछ तो कारण होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, चलो। और यहां हम ये बात नहीं कर रहे कि आप 1-2 नंबर से रह गए। अगर आप यहां 1-2 नंबर से रह गए हैं तो फाइनल में 8-9 नंबर से रह गए आप। और किसी परीक्षा में 8-9 नंबर से पीछे रह जाना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने तो बहुत मेहनत की, मेरा नसीब मेरे साथ नहीं था। कुछ ना कुछ तो गलतियां रही हैं, समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप यहां 1-2 नंबर से रहे हो तो यहां पास करना थोड़ी उद्देश्य था भाई, फाइनल पास करना उद्देश्य था। तो फाइनल में आप 8-9 नंबर से रहे हो, क्योंकि मेरिट 6-7 नंबर बढ़ेगी, 7-8 नंबर जिस हिसाब से जो भी बढ़े। तो आपके पीछे गैप था। मान लो फाइनल कट ऑफ लगेगी फॉर एग्जांपल 42, किसी एआरओ की 42 लगी, जिस बच्चे ने फिजिकल पास कर लिया उसके 41 रह गए, तो तुम्हारे नंबर कितने होंगे भाई? तुम्हारे नंबर तो हो सकता है अभी 33 ही हो, तो तुम तो 42 से बहुत पीछे हो, 9 नंबर पीछे हो। असल दर्द तो इसका होगा जो 1 नंबर की वजह से रह जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ तो कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से तुम आज पीछे हो गए। क्या तुम सभी ने कारण पहचान लिए? क्योंकि सुनो, अगर असफलता मिली है तो कोई कारण रहा होगा, और बड़ी बात यह है कि तुम कारण को पहचान लो। एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या क्या कारण तुम्हारे थे, और ये तुम्हें खुद से पहचानना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या कारण हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे कारण मैं बताऊंगा जो आज मैंने 3 साल ऑफलाइन और 3 साल ऑनलाइन के अनुभव में सीखे हैं, और खुद 6 साल तैयारी करके व्यक्तिगत अनुभव से सीखे हैं कि ये कारण असफलता के होते हैं। और अगर आप मुझसे शुरू से जुड़े हुए होंगे तो मैं शुरू से ही आपको ये चीज समझाता आया था। जरा बताओ एक बार सभी साथी, क्या क्या कारण आपके रहे थे? कोई रिवीजन कह रहा है, कोई बैच की कमी कह रहा है, कोई मॉक की कमी कह रहा है, कोई प्रैक्टिस की कमी कह रहा है, कोई इस बार की जीके जीएस की कमी कह रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या समस्याएं होती हैं। किसी ने मैथ कहा, किसी ने कुछ कहा। चलो इन सभी कारणों को मैं समेटने की कोशिश करता हूं, और आपका कारण इन्हीं में आ जाए तो एक बार थम्स अप कर देना। देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह होता है कि मैं फ्रेशर था। फ्रेशर मतलब मैं 12वीं के तुरंत बाद, या मुझे 1 साल बाद अकलाई ठोकर खाने के बाद मैंने तैयारी शुरू की। मुझे तैयारी का तय भी नहीं पता था, कंपटीशन का सी भी नहीं पता था, और मैं बस तैयारी में कूद गया। मुझे कोई तरीका नहीं पता था, बस मैंने उल्टी पुल्टी तैयारी की। लेकिन मैंने पेपर में जाके देखा वैसे सवाल नहीं थे जैसे मैं पढ़ के गया था। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है, तो आपको चाहिए एक सही मार्गदर्शन, एक सही गाइडेंस। और गाइडेंस कौन दे सकता है? गाइडेंस वो दे सकता है जो खुद फेल हुआ हो, जिसने खुद असफलताओं को सहकर सफल हुआ हो। तो मेरे भाई, जो हम मेरे से लगातार जुड़े रहे ना, जो मेरे से लगातार जुड़े रहे, भाई कुछ मत रोक, कोई कमेंट मत दिखा, जो मेरे से लगातार जुड़े रहे, मैंने उनसे अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया था कि मैंने क्या गलतियां की और क्या उनके समाधान हो सकते हैं। एक बड़ी गलती, एक बार वो थम्स अप करो कि भैया मैं समझ गया कि मैं फ्रेशर था, इस वजह से मैं फेल हो गया। दूसरा गलती,
मैं लेट ज्वाइन हुआ, 1 महीने 1.5 महीने पहले मैं इस उम्मीद से ज्वाइन हुआ कि 1-1.5 महीने में मैं कंपटीशन क्रैक कर दूंगा। भाई नहीं होता ऐसा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1-1.5 महीने में क्रैक नहीं होते। तुम असल में क्या सोचते हो, ये कंटेंट है, तुम रटने के चक्कर में बहुत रहते हो, और तुम्हारी भी गलती नहीं है, रटाने वाले भी आजकल ऑनलाइन में खूब मिल गए हैं। कोई कहेंगे 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 3500 क्वेश्चन की पीडीएफ है। अरे कहाँ IGS क्या, 3000-3500 क्वेश्चंस में से 4000 क्वेश्चंस में से 1000 क्वेश्चंस में से क्लास मिलती हैं, ये केवल 100 क्वेश्चन, इन्हीं में से पेपर फंस जाएगा। भाई ऐसे अगर सबके सिलेक्शन होते ना, देखो इन चीजों से उन बच्चों की सिलेक्शन हो जाते हैं जिनका एक स्तर पहले से बना हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़े पीछे हैं तैयारी में तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अधिकतम लोग तैयारी में आगे नहीं होते हैं। जिन्होंने किसी पेपर में सिलेक्शन ले रखा है तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, बाकी भाई रटने से कभी भी हेल्प नहीं मिलती है, किसी भी तरह के रटने से कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, तो भैया मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाया, या लेट ज्वाइन करने की वजह से मैं रिवीजन नहीं कर पाया, या कोई भी कारण रहा, रिवीजन मेरे लिए नासूर बन गया, मुझसे रिवीजन नहीं होता था। इस रिवीजन के कौन कौन सताए हुए हैं कि भैया जब पढ़ता हूं नई चीजें होती हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब रिवीजन करने बैठूं तो दिल से दर्द निकलता, कैसे रिवाइज करूं मैं इसे, भैया मुझसे रिवाइज नहीं हो रहा। बड़ा दिक्कत थी रिवीजन की भी। उसके अलावा ये बहुत जरूरी चीज है कि आप सही स्थान पे रहें। ठीक है, देखो सही स्थान, कि भाई मैं जो है ना एक गलत जगह पे फंस गया, ये पॉइंट संवेदनशील है। देखिए RWA का काम कभी भी किसी पे कीचड़ मिट्टी उछालना नहीं रहा मेरे बच्चे मेरे भाई। हम केवल अपना काम करते हैं, जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम बच्चे तक शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। केवल पूरे 1 साल में सिर्फ एक बैच लेकर आते हैं जिसकी कीमत हर जगह से कम होती है। उसके अलावा ढेर आपको फ्री चीजें देते हैं एग्जाम क्रैक करने तक, और ना केवल एग्जाम क्रैक करना, आपको फिजिकल में भी मॉक ट्रायल फ्री में कराते हैं, जैसे अभी भी 6 अगस्त को है। तो जिन साथियों का फिजिकल क्लियर हो गया है उनको बता देना, 6 अगस्त को सुबह 7 बजे वीडियो बना दी है, मॉक ट्रायल है। जब आप सफल हो जाते हैं उसके बाद आपका सम्मान समारोह भी किया जाता है। तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। RWA कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आगे निकलने के चक्कर में वो यही सोचते हैं कि चलो ऐसे अगर हम नहीं निकल पा रहे तो फिर उसको धक्का दे के आगे निकल जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक सही तरीका है। मैं सही स्थान से मतलब ये कहना चाह रहा हूं, देखिए जो अच्छा कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार हम ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं कि जहां पर हमें वो लेवल की पढ़ाई नहीं मिल पाती है, हमें केवल रटाया जाता है या हमें उस स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। RWA के लिए पिछले 2 साल से क्या शब्द कहे जा रहे थे कि ऊंचा स्तर पढ़ाते हैं, ऊंचा स्तर पढ़ाते हैं। अरे तुम में से कौन कौन GK GS का सताया है, कर दो एक बार थम्स अप। आप निकलते हुए हर बच्चे के मुंह पे देखो, मैंने कोई बना नहीं दिया, शॉट देख लो जाके यूट्यूब पे, सेंटर के बाहर के शॉट हैं, और एक नहीं 100 बच्चों के हैं। मैंने एक को सिखा दिया होगा, 2 को सिखा दिया होगा, अगर आपको लगता हो सब बच्चों के जुबान पे सिर्फ यही शब्द था। मैथ्स में पूरे, रीजनिंग में पूरे, और साइंस में 15 में से 11 कर दिए RWA से पढ़कर। GS में हार्ड थी लेकिन मैं फिर भी कर आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं RWA से पढ़कर 15 में से 15 कर दिए। तो कहां गया भैया वो शब्द जब कहा जाता था आपको GS बहुत आसान आती है, RWA बहुत हार्ड पढ़ाता है। अरे मेरे भाई तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अगर मैं तुम्हें ड्राइविंग पहाड़ों पे सिखा दूं तो तुम समतल रास्ते पर अपने आप चला लोगे, क्या अलग से सिखाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर समतल रास्ते पर ही सिखाऊंगा और पहाड़ों में छोड़ दूंगा तो निश्चित लेके डूब जाओगे गाड़ी को। RWA आपको एक स्तर पे तैयार करता है भाई। ये कोई हम 1-2 दिन से नहीं है, इस क्षेत्र में एक अनुभव है, खुद तैयारियां की हैं, खुद देखे हैं एग्जाम, कितने ही एग्जाम दिए हैं। तो भाई एक स्तर की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। रटना बिल्कुल बंद कर देना, लो लेवल का पढ़ना बिल्कुल छोड़ देना। अब कंपटीशन वो नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था, अब कंपटीशन रुलाने वाला है। उसके लिए आपको चाहिए एक सही जगह। अगर आपको किसी भी जगह पे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी अध्यापक से जुड़े हुए हैं, अगर आपको एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि ठीक है भाई यहां से पढ़ के मेरा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। बाकी RWA तो फिर है ही वो जगह कि हम पूरी जिम्मेदारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको चीज़ें देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर वही वो पढ़ा रहा है, वही वो पढ़ा रहा है। ऐसा करने से क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि एक टीचर कई सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक क्वालिटी जो होती है वो तो वही की होती है जब उस टीचर उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। तो यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, हर एक ट्रेड के लिए अलग, GD के लिए अलग, टेक्निकल के लिए अलग, तो एक सही स्थान का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर टीचर्स जो हों वो हों जिनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव हो। उसके बाद भैया मैंने बहुत बड़ी गलती जो की केवल सिलेबस को रटने में की, ना मैंने कोई प्रैक्टिस की, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट लगाए। मैंने आपके लिए इस बार 20 मॉक टेस्ट दिए थे,
मैंने रिकॉर्ड देखा मॉक टेस्ट पे, जितने बच्चों ने मॉक टेस्ट लिया या बैच वाले बच्चों को फ्री मिला, 50% ने कुल मॉक टेस्ट लगाया। क्यों भाई? जब तुम्हें इतना समझाया जाता है, भैया सवाल घुमा के आ रहे हैं, और आरडब्ल्यू से पढ़ा हुआ बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस सेट में से सवाल आ रहे हैं। जो घुमा के कह रहा है ना, उसने प्रैक्टिस सेट नहीं किए, क्योंकि घुमा के बनने वाले सवालों के लिए ही प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, और ये चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। किस किस ने ये मान लिया था, ईमानदारी से बताना, कि यार मॉक टेस्ट में नंबर कमाए, 1-2 में कमाए, छोड़ दिया। अरे नहीं यार, कोई चीजें ऐसे थोड़ी चलती हैं। जो चीज आपको नहीं आती उसको छोड़ दोगे? अरे वो एक जरूरी कदम है। मकान आप बना रहे हो, चौखट लगाने में दिक्कत आ रही है तो चौखट लगाओगे नहीं क्या? भाई वो मकान बनाने की प्रक्रिया है, मुश्किल आ रही है तो करोगे, लगाओगे। तो भाई आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए थे, जो आपने नहीं लगाए। इस बार हम आपको मॉक टेस्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे कि ये टॉपिक क्लास में खत्म हुआ, शाम को मॉक टेस्ट लगाओ, ये टॉपिक क्लास में खत्म हुआ, शाम को मॉक टेस्ट लगाओ, ये टॉपिक शाम को खत्म हुआ, मॉक टेस्ट लगाओ। गजब एकदम सिस्टम अब की बार चलने वाला है। पिछली बार मैंने चैप्टर वाइज दिए थे, अब की बार और टॉपिक वाइज टेस्ट लो भैया। अलग भैया पैसे की बहुत महंगी। अरे भाई बैच के साथ फ्री रहेगी दोस्त। मॉक टेस्ट बैच वाले बच्चों को अलग से कुछ नहीं लेना होता। उसके अलावा मैंने भैया मैराथन नहीं ली। अच्छा, कौन इतने लोग हैं जिन्होंने वो शॉर्ट्स, वो वीडियो बच्चों की देखी, जिन्होंने कहा कि भाई मैं केवल थ्योरी की मैराथन लेके आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो बच्चे थे जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। पूरी थ्योरी की मैराथन 12-12 घंटे की, 3-3 तरह की मैराथन आपको दिलवाई थी। एक महीने में 36 मैराथन तकरीबन हुई थी। मैं कहता हूं जिसने वो देख ली, जिसने वो देख ली, भाई बेड़ा पार हो गया उसका। ये सबसे आखिरी में चलेंगी। अब देखो, इनमें से बैच केवल एक चीज है। मैं कहता हूं बैच केवल एक चीज है, बाकी सारी चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेंगी। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जब मैं बैच लेके आया था, कि मेरे भाई बैच तब लेना जब तुम सारी चीजों को अच्छे से कर सको, और बाकी चीजें फ्री में रहती हैं। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, सब कुछ बैच के साथ फ्री। तो मेरे भाई, अगर इस बार भी तुम्हारे मन में ये है कि मुझे उस वर्दी को पहनना है, और तुम्हारी एज लिमिट अभी बची हुई है अगली साल के लिए। एज लिमिट कैसे पता लगेगी? पिछली साल की एज लिमिट को देखो और उसमें 1-1 साल बढ़ा दो। ठीक है, लो मैं आपको अभी बता देता हूं। फोन दिखाना भाई। एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट भी मैं 1 सेकंड में बता देता हूं। ये देखिए आप, ये तो मेरे दोस्त, एज लिमिट रहेगी आपकी 1 अक्टूबर। एज लिमिट आपकी रहेगी 2026 की भर्ती के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी की एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी, जो साथी 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009, ठीक है, जिन साथियों की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है वो फॉर्म भर पाएंगे। 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में इन जिन साथियों की डेट आती है वो फॉर्म भर पाएंगे, बाकी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, 20/7/2005 है, साथी कम चांसेस हैं आपके। बाकी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आने पे पता लगेगा, 1-2 महीने अगर आगे पीछे हुआ, वैसे होता नहीं है, यही डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। तो जिनकी डेट एज बची हुई है, भाई एक सपना पाल रहे हो ना कि इस बार वर्दी पहननी है, तो मेरे शेर शुरू से जुड़ जाना है, एकदम बेसिक से जुड़ जाना है। और उसके लिए क्या हो सकता है, अभी देखो हमारे पास कितना समय है। देखो, जिनकी पहले डेट ऑफ बर्थ ओवर हो गई है वो क्या करें, वो अन्य एग्जाम्स पर लग जाओ। अब इन दिनों को बिगाड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो हाय तौबा करूं, परेशान रहूं। मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, लेकिन देखो उस दर्द का इलाज सिर्फ यही है, उस दर्द का मरहम एक सिलेक्शन है, सफलता है। ये एक तो दर्द है ना, इसका दर्द सिर्फ सफलता है। तो भाई सफल बनना है। अगर आपकी एज लिमिट नहीं है तो आप एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जुट जाओ। साथ में एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स आपके आते रहेंगे, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम आपके आते रहेंगे, इन सब के लिए आप जी जान से जुट जाइए। ये सभी एग्जाम के लिए आप जुटते जाओ। यूपी पुलिस की भर्ती भी आने वाली है, उसके लिए जुट जाओ। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं मेरे तो सीने में वर्दी बसती है, मेरे तो खून में फौज दौड़ती है, रग रग में फौज है, तो भैया आर्मी 2026 के लिए जुट जाना मेरे लाडले। फॉर्म आएंगे आपके फरवरी 2026 में और एग्जाम होगा अप्रैल 2026 में। पुराने पैटर्न के अनुसार, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो उसी समय पे क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से अगर तुम आज से भी तैयारी करनी शुरू करते हो तो तुम्हारे पास 9 महीने हैं, लेकिन 9 में से 1 काट दो,
6 दिन होली के कट गए, 6 दिन दिवाली के कट गए, 6 दिन रिश्तेदारियों में जाने के कट गए, 6 दिन दावत के कट गए, 6 दिन बीमारी के कट गए। तो ऐसे पूरा 1 महीना काट दो और तुम बड़ी मेहनत के भी साथ पढ़ो तो 8 महीने तुम्हारे पास हैं। क्या नहीं हो सकता 8 महीने में? तुम बिल्कुल जीरो स्तर पे हो, तुम कुछ नहीं भी जानते हो, तो इन 8 महीनों में बहुत बढ़िया से सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन फिर से वही बात आती है, अगर तुम अभी ये सोचो यार भर्ती तो अप्रैल में आएगी, भर्ती तो अप्रैल में आएगी, मैं तो फॉर्म भरने के बाद एक्टिवेट होऊंगा, फरवरी के बाद एक्टिवेट होऊंगा, तो आप गलत सोचते हैं। आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं मेरे भाई। भाई भर्ती जब आएगी, आती रहेगी, वो तो आएगी ही। आप देखो अब से जो मेहनत कर रहा है बच्चा, असल में सिलेक्शन का हकदार वो रहेगा। जैसे जैसे आप टाइम को बिगाड़ते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सिलेक्शन की दावेदारी कम होती हुई चली जाएगी। तो मेरे भाई आप सभी के लिए एक हम फाउंडेशन बैच लेकर आने वाले हैं। देखिए फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि ये बैच आपका अप टू दी एग्जाम रहेगा। बहुत सारे बच्चे जिनके मन में सिर्फ आर्मी सवार है, वो कहते हैं कि भैया इस बार बस शुरू से तैयारी करनी है। लगातार बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि जल्दी से तैयारी शुरू करा दो। तो फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए लाया जा रहा है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या कोई बैच आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी देखिए जिन साथियों का, जो साथी सेकंड फेज के फिजिकल में रह जाएंगे, जिनका खैर अभी तो रिजल्ट तो सभी का आ गया है, भगवान न करे मैं तो कहूँगा सभी पास हो जाएं, लेकिन हम एक व्यवहारिक जीवन में सोचें तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सभी पास होंगे। और मुझे पता है कि उस समय पर क्या ज़रूरत होती है सबसे बड़ी, तो उस समय पर तुम्हारी ज़रूरत फिर से तैयारी करने की रहेगी। तो इसके बाद एक और बैच आएगा, जो कि आएगा आपका जब फर्स्ट फेज़ का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फेज़ के रिजल्ट के बाद एक और बैच आएगा, और एक बैच जब आएगा या तो फॉर्म भरने के बाद टाइम हुआ तो लेकर आएंगे। अगर फॉर्म भरने के बाद 25 दिन का टाइम मिला पेपर में, तो फिर हम बैच नहीं लाएंगे। 25 दिन में कोई बैच कंप्लीट नहीं होता। तो ये 3 बैच इस बार रहने वाले हैं। लेकिन देखिए अब तो आपको हो गया यार, आप तो ना पैसे बना रहे हो। एक फाउंडेशन बैच ये खत्म हो जाएगा, फिर ये बैच, फिर ये बैच। नहीं, जो फाउंडेशन बैच लेगा उसके लिए ये वाला बैच और ये वाला बैच फ्री रहेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि इस बैच में और उस बैच में कुछ अलग है। और वो इसलिए ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि भाई इसमें कुछ भी अलग नहीं है। फाउंडेशन बैच में बहुत प्यार से क्लास चलेंगी। देखो इन बैचेस में क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद मान लो हमें 1 महीना मिला, तो साइंस की 3-3 क्लास लगानी पड़ती हैं। 3-3 क्लास जीएस की हो जाएंगी, मैथ्स की हो जाएगी, रीजनिंग की हो जाएगी। 8 क्लास, 8 उनकी प्रैक्टिस। 16-16 घंटे नहीं पढ़ पाते हो आप। 16-16 घंटे कैसे पढ़ पाओगे दिन में? अगर मान लो आप घर वालों का हाथ भी बटाते हैं, ज़्यादातर बच्चे किसान परिवार से संबंध रखते हैं और उन्हें पूरा दिन नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर फाउंडेशन बैच के साथ तुम जुड़ो और हर दिन केवल 6 घंटे भी पढ़ो, 6 आवर्स भी पढ़ो, तो भाई तुम सिलेक्शन के मजबूत दावेदार हो जाओगे। बस पेपर से 1-1.5 महीने ज़्यादा एक्टिव हो जाना। अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें खेतों में पानी लगाने भी जाना है, तुम्हें बुवाई में भी जाना है, यानी कि तुम दिन का सारा समय पढ़ाई को नहीं दे सकते हो, मम्मी पापा के साथ यहाँ वहाँ, मामा नानी के यहाँ भी उन्हें लेकर जाना है, तुम्हें सारे काम करने हैं, तो भाई तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई बैच नहीं होगा। क्योंकि ये तो टारगेटेड बैच रहेंगे, ये तो एक लिमिटेड टाइम में हम इन्हें पूरा करेंगे, लेकिन ये बैच आराम से चलेगा, तसल्ली से, जिसमें आपकी तमाम चीज़ें होंगी। इसमें हम लोग क्लास भी कराएंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे, और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ जो बैच आएंगे वो आपके लिए फ्री होंगे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप दोनों बैचों के लिए इसको पढ़ सको। कब से आएगा बैच? तो जल्द ही मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली डेट बताए दे रहा हूं बैच के आने की। तो मेरे शेर, एक बहुत ज़बरदस्त वाले दिन पर यह बैच आपका आने वाला है, और ये दिन है आपका 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर यह बैच आप सभी के लिए होगा। इस बैच का क्या नाम रहेगा, एक बार आप सभी खुद से कमेंट सेक्शन में बताना क्या रहेगा। वैसे तो देखिए इस योद्धा बैच से, मतलब जिससे इस बार भी देखो ना कि पढ़कर बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं। देखो यार, जिसने तैयारी नहीं की भाई उसका तो कहना यही है कि भाई मुझे अपनी गलतियां पता लग गई, उसे पता भी है। लेकिन जिसने जी जान से तैयारी की ना, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मेरे भाई 40 से कम क्वेश्चन ठीक है। हर बच्चा 40+ क्वेश्चन ठीक है। और यहाँ मेरे कहने से ये नहीं होगा, आप मेरे एग्जाम सेंटर की वीडियो तो जा के सुनो।
आपने सभी ने सुन लिया होगा, बच्चा कह रहा है भैया 40 प्लस ठोक के आया हूं, और चलो बच्चे की बात पे भी भरोसा ना हो ना, तो मैं आपको आरटीआई लगवा रहा हूं, हर एक बच्चों की, मैं अधिकतम बच्चों की आरटीआई लगवा रहा हूं, वहां से दिखाऊंगा ना मैंने आपको 45 46 47 48 क्वेश्चन ठीक करके आने वाले बच्चों की एक लहर दिखा दी, तो भाई फिर कोई मतलब नहीं होता आप सभी का हमारे साथ रहने का। और देखो सबसे बड़ी बात तो आपकी मेहनत है, मैं तो कहूंगा जबरदस्त मेहनत करोगे तो टीचर्स ऐसे कंटेंट देते हैं कि 50 में से भाई 46 जहां जीके जीएस रुला रही है, क्योंकि रट रट के जा रहे हो, रटने से कभी एग्जाम नहीं पास होता, रट के जा रहे हो, वहीं आपको जीके जीएस भी ऐसे करके आए बच्चे, सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 15 में से 8 के करीब 9 के करीब बच्चा क्वेश्चन करके आया है, और जिसने 8 भी क्वेश्चन कर दिए उसका स्कोर 43 नंबर चला गया, क्योंकि स्कोर ही इस बार जीएस ने खराब किया। और ऐसा नहीं होता देखो कि हर बार जीएस खराब करेगी, हो सकता है अगली बार मैथ्स रुलाने वाला आ जाए, तो मैं तो कहता हूं तुम पहले से ही क्यों एक लो लेवल की तैयारी करते हो, एक अच्छे स्तर की तैयारी करो भाई, वो हमेशा सेफ रहती है, वो तुम्हें हमेशा सुरक्षित बनाती है। अब तो तुम्हारे सारे वो डाउट टूट गए होंगे कि आरडब्ल्यूए हाई स्तर का पढ़ाता है या केवल एमसीक्यू रटने से चीजें हो जाएंगी। अरे नहीं भाई, यहाँ वो आपको मैं रणनीतियां देता हूं जिनसे मैंने ऑल इंडिया 11 पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है, अभी भी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। मैं इसलिए नहीं बताता कि हवाबाजी करूं, नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बातों पे भरोसा हो जाए कि हाँ ये आदमी जो बताएगा ढंग की बात बताएगा। प्राइस क्या होगा वो मैं आपको तभी बता दूंगा, बाकी टीम प्राइस के लिए कभी आपको ऐसा नहीं दिखा होगा कि यार कोई बहुत ज़्यादा टॉप प्राइस हमारे बैचों के रहते हैं, बिल्कुल नॉमिनल ना के बराबर प्राइस रहते हैं, उसकी चिंता ही मत करो, तुम्हें उससे मतलब असहज महसूस नहीं होगा। उसके अलावा मेरे साथी बैच में टीचर्स वही रहेंगे जो पिछली बार थे, सारे के सारे टीचर्स से सभी आप लोग संतुष्ट थे, बढ़िया सभी अध्यापक थे, वही सारे के सारे टीचर्स रहेंगे। पूरी डिटेल्स बैच के बारे में मैं आपको 2-1 दिन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको वीडियो भी बता देता हूं, बैच तो इस दिन अनाउंस हो ही जाएगा आपका बैच, बाकी बीच बीच में मैं आप सभी के लिए वीडियो लाऊंगा। 15 अगस्त के दिन ही मैं पूरी बैच की आपको डिटेल दे रहा हूँ कि बैच में कितना प्राइस है, कितनी टीम है, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब से लेकर तब तक, आज 3 तारीख है, 3 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हम पहले उन चीज़ों पे काम करेंगे धीमे धीमे करके जिनकी वजह से हम लोग बैच से पहले जो चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। तो बीच बीच में मैं तमाम तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, प्लस जिन साथियों के फिजिकल हो गए हैं तो अलग अलग एआरओ के बच्चों से बात करके मैं उनके लिए भी वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट में आप सभी बताएंगे कि कौन कौन बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करने के लिए उत्सुक हैं और कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ तन पे वर्दी सजानी है, जो गलतियां पहले कर दी वो इस बार नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, अपने आसपास सेलेक्ट हुए बच्चों से पूछना कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, या कोई फौज में साथी अभी अग्निवीर में सेवाएं दे रहे हों तो पूछना वो कहाँ से पढ़े हैं, आपको खुद अपने आप पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बाकी भैया आपकी मेहनत तो सर्वोपरि। कमेंट सेक्शन में सब बताना कि कौन कौन बैच से जुड़ने के लिए एक्साइटेड हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।